एजेंडा में आज हम बात कर रहे हैं लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड की, जिसमें 58 दलितों की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी 1 दिसंबर 1997 को। 2 दिन पहले फैसला आया। निचली अदालत ने तो 26 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन जिसमें 16 को फांसी और 10 को आजीवन कारावास की सजा थी, लेकिन इन सभी 26 के 26 आरोपियों को बरी कर दिया है 2 दिन पहले पटना हाई कोर्ट ने। मेरे साथ 4 खास मेहमान दीपांकर भट्टाचार्य हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता अली अनवर हैं और डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता। उर्मिलेश जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या यहां पर दलित दरअसल हाशिए पर जाते दिख रहे हैं? बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है कि बीजेपी को चाहिए भूमिहार राजपूत वोट बैंक, यादव थोड़ा थोड़ा बटा हुआ है, ज्यादा तबका लालू के साथ फिलहाल जाता दिख रहा है और महादलितों की एक अलग श्रेणी बना दी है नीतीश ने, इसलिए दलितों की कोई परवाह नहीं कर रहा है। क्या मैं कुछ ज्यादा सरल विश्लेषण कर रहा हूं या जमीनी हकीकत बयां कर रहा हूं? दीपांकर, अगर आप जवाब दें। लगता है कि उर्मिलेश जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए, बिहार के दलितों कमजोरों को कोई और हाशिए पर नहीं धकेल सकता है, क्योंकि जिस दौर में जनसंहार हुआ, जनसंहार इसीलिए हुआ उनको हाशिए पे धकेलने के लिए, उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए, उनकी पहचान को मिटाने के लिए। और इस दौर को बिहार के दलितों ने, गरीबों ने झेल लिया है और आज निजी सेना, जो जनसंहार करने वाली सेनाएं थी, वो सेना खत्म होने लगी है। और आज के इस दौर में मैं समझता हूं कि बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर बनेगा और अकेले दलितों का मुद्दा नहीं बनेगा। बिहार के समाज में जिनको भी न्याय की जरूरत है, वो किसान हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे नौजवान हैं, ये सारे लोग जो आज जिनको न्याय की जरूरत है, जो पीड़ित हैं, ऐसे लोगों की बड़ी एकता बिहार में बन रही है। और जो भी लोग इस मुगालते में हैं कि उनका कोई वोट बैंक है, किसी का कोई वोट बैंक नहीं है। ये जनता समय आने पर उन तमाम पार्टियों को, विश्वासघात करने वाली पार्टियों को जरूर सबक सिखा देगी। उर्मिलेश जी, मुझे ये बताइए, हम लक्ष्मणपुर बाथे की ना बात करें, इस फैसले की नहीं, बथानी टोला, उससे पहले भी तमाम फैसले आपने उनका विश्लेषण किया है। अगर यही तौर तरीका रहा हमारी व्यवस्था का, तो क्या दलितों का भरोसा नहीं उठ जाएगा, एतबार नहीं खत्म हो जाएगा व्यवस्था को लेकर? उर्मिलेश जी, ये सवाल आपसे है। अली अनवर साहब, आप जवाब दें तो इसका। जी हाँ, मैंने बिल्कुल, पहली बात तो ये कि जो दीपांकर जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। दलित अब आंदोलन इतना आगे बढ़ चुका है, या इतनी चेतना उनमें आ चुकी है आगे, कि वो उनको पीछे नहीं ढकेला जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है और उनकी ताकत निरंतर बढ़ती ही जाएगी। लेकिन एक चीज है कि हम लोगों को ये भी देखना चाहिए, उर्मिलेश जी से भी हम कहेंगे कि ये जो हाल के दिनों में जिनके लिए वो आप हमारी सरकार को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, आप देख लीजिए कि बरमेश्वर मुखिया जी का नाम लिया, उनके साथ के लोगों का, वो लोग किसके पक्ष में वोट दे रहे हैं, कौन सी पार्टी उनके साथ खड़ी है और कौन लोग उनको, दीपांकर जी ने शुरू में कहा कि गांधी किन लोगों ने बताया। सवाल ये है अली अनवर जी, दलितों के साथ कौन खड़ा है? उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनके साथ कौन खड़ा है? दिख रहा है कोई आपको खड़ा उनके साथ? हम लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं। आपने इसी साझा एजेंडा पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बनाया था। आप लोग इस सवाल पर अमित दास आयोग को भंग करने का मुद्दा हो, इनको संरक्षण देने का सवाल हो, आप लोग एक साथ थे। आज क्यों अलग हुए ये आप लोग जानते होंगे। लेकिन बिहार के अंदर सामंती ताकतों की सेवा करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों का भी मनोबल बढ़ाने में इतिहास कभी आपको भी नहीं माफ करेगा। अली अनवर साहब। चौधरी साहब, आप अपने को अकेले अगर मान लीजिए आप बहस करा रहे हैं तो आप कमजोर मत समझिए। अकेले कोई भी खड़ा है दलितों के पक्ष में, वो उसकी ताकत है, न्याय के पक्ष में खड़ा है। पर कहां मिल रहा है न्याय? सवाल तो यही है, इंसाफ कहां मिल रहा है? होना चाहिए इंसाफ कहां मिल रहा है अली अनवर साहब? कई लेयर हैं, कई तरह का फैक्टर उसमें काम करता है। अब जिस चीज पर है, आप जुडिशियरी पर कोई उस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। तो उसका रास्ता यही है डेमोक्रेसी में, कि उसका रास्ता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को हम लड़ेंगे, पूरी बात को रखेंगे। अली अनवर साहब इस पर साथ देंगे? सुप्रीम कोर्ट में हमारी अपील है कि गुजरात दंगों के तर्ज पर बिहार के जनसंहारों के लिए सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बना करके फिर से जांच करे
और न्याय की गारंटी करे। क्या अली अनवर साहब इस पर साथ देंगे? बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए, सीधा सवाल है अली अनवर साहब। बिल्कुल, हम लोग अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सुनिए, पहली बात तो यह है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। ये जा रही है मजबूती से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी के लिए तैयार हैं आप जनसंहारों की जांच कराने के लिए? ले जाइए कि एक के बाद एक 4 जनसंहार में लोग बरी हुए। जी, एक मिनट दीपांकर आपने अहम सवाल उठाया है, जवाब देने दीजिए, दीपांकर आपने अहम सवाल उठाया है। अली अनवर साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी का गठन के लिए तैयार हैं आप? खुद जांच करवाए अपनी। चौधरी साहब जी, अब ये बिल्कुल कानूनी मसला है। आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम ये जा करके कहेंगे कि इसी एविडेंस पर लोअर कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा, फांसी की सजा दी, तो क्या हो गया बीच में कि इसी एविडेंस पर हाई कोर्ट से एक्यूटल पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी का गठन क्यों ना कर दिया जाए? हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा दलितों को। पर क्या दलितों का अहम सवाल अभी भी यह है, और मिलेश जी लगातार मैंने 2 बार कोशिश की, थोड़ा संपर्क कट गया था, क्या ऐसे फैसले आए और एक ये लगभग सिलसिला बन चुका है, तो क्या दलितों का हमारी व्यवस्था से भरोसा एतबार नहीं हटेगा? नहीं, बिल्कुल उनका एतबार, उनका भरोसा हट रहा है। और ये केवल बिहार की बात नहीं है, ये तमिलनाडु से लेकर के हरियाणा तक हर जगह बड़े राजनेता जो हैं, चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी की हों, जेडीयू के हों, आरजेडी के हों, सपा के हों, ये सभी लोग कह रहे हैं कि वो दलितों के शुभचिंतक हैं। लेकिन जब करनी की बात आती है तो कथनी और करनी का भेद बिल्कुल साफ हो जाता है। तो ऐसे में उर्मिलेश जी, जो दीपांकर सवाल उठा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का गठन क्यों ना हो जाए, जो नरसंहार हुए हैं बिहार में, उनकी जांच के लिए। नहीं, देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में जो बिहार, जिसने 10 वर्ष कवर किया है लगभग, अभी भी बीच में कभी कभी मेरा जाना होता है, हालांकि कवर करने नहीं, आमतौर पे ऐसे घूमने फिरने हम लोग जाते हैं, लेकिन बिहार के जो हालात हैं उसमें अगर इस तरह की पॉलिटिकल एक कंसेंसस उभरती है एसआईटी को लेकर, तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल एक लक्ष्मणपुर बाथे का मामला नहीं है, बिल्कुल अनेक ऐसे हत्याकांड हैं, बथानी टोला है, नगरी है, तमाम इस तरह के सभी आरोपी बरी हो गए कि जो अभी भी जिनकी जांच जी, और अभी भी उन पर प्रक्रिया चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अली अनवर को अपनी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि केवल न्यायालय पर आप मत छोड़िए, आप न्याय की प्रक्रिया भी ठीक कीजिए, ताकि न्यायालय में दलितों के लिए उनके पक्ष में न्याय की प्रक्रिया भी हो, जिससे कि उसमें अदालती कार्रवाई में उनके अनुकूल जाए। पहली बात। दूसरी नहीं, एक मिनट उर्मिलेश जी, माफी चाहूंगा, ये सवाल मैं फिर पूछना चाहूंगा अली अनवर साहब से, क्या एक एसआईटी का गठन हो जाए नरसंहारों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में? देखिए, पहली बात, अपील में जाने दीजिए मामले को। नहीं, गुरेज क्या है आपको, गुरेज क्या है? पहले जाए एसआईटी का गठन क्यों ना हो जाए? आप गुजरात में ये मांग करते हैं, ये थी आपकी पार्टी ने। देखिए, ये सब नहीं, ये सरकार का खाली मामला नहीं है। क्यों नहीं है? अभी जो प्रोसेस है, क्यों नहीं है सरकार का मामला? नहीं, हम नहीं समझते हैं, इसको देखना पड़ेगा। ऐसे ही हाई कोर्ट से 2 जनसंहार में निचली अदालत से देखना पड़ेगा। स्पष्ट है कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, नहीं मिल सकता। एसआईटी का गठन क्यों ना हो जाए? अली अनवर साहब, मैं समझता हूँ ये आप दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के हितैषी हैं। अली अनवर साहब, आप हितैषी हैं, आपको क्या गुरेज हो रहा है? आपको क्या हिचक इस मांग से? ऑफ हैंड नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस पर ऑफ हैंड, जिसमें जानकारी नहीं है कि इसमें क्या प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया क्या है, क्या नीतीश कुमार के सामने आप ये मांग उठाएंगे? न्यायिक प्रक्रिया क्या है, पहले हम समझेंगे तब न मांग उठाएंगे। आप तो मांग उठा ही रहे हैं, पर मांग आपको वाजिब लगती है? को संज्ञान में लिया, संज्ञान में लेते हैं ना, वाजिब लग रही है आपको ये मांग?
सुनिए चौधरी साहब, उर्मिलेश जी ने जो कहा है, बाद में कहा है, दीपांकर जी ने कहा है, एक जिम्मेवार लोग हैं, ये पत्रकार हैं, एक जिम्मेवार नेता हैं, संज्ञान में लेते हैं जी। इस मामले पर विचार किया जाएगा, इस मामले पर विचार किया जाएगा। एसआईटी का गठन होना चाहिए क्या डॉक्टर पात्रा? देखिए बहुत स्पष्ट है। पहले मैं उस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा जहां आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ दलगत और जातिगत राजनीति कर रही है। वो तो कर रही है। नहीं, मैं इस पे उत्तर देना चाहूंगा। मैं सुन रहा था, मैं एक सेकंड में उत्तर दूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लियर है आज के डेट में और बहुत ही वर्षों से जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, वो केवल विकास के ऊपर राजनीति कर रही है। आपने देखिए शुरुआत में जब चर्चा का आरंभ आपने किया था, उस समय अली अनवर साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी छींकते हैं तो एक अभी नरेंद्र मोदी को छोड़िए ना। नहीं, मैं वही इसीलिए क्योंकि गुजरात दंगों की जांच के लिए एसआईटी का गठन हो जाए तो नरसंहारों की जांच के गठन के लिए एक एसआईटी क्यों न बना दी जाए? उसी में उत्तर दे रहा हूं। पहला विषय है कि जब उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी छींकते हैं तब भी मीडिया का न्यूज बनता है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब विकास करवट बदलता है, जब विकास आगे बढ़ता है तो बाकी राजनेताओं को तिलमिलाहट होती है कि उस विकास में दलित कहां? ये आप विकास कहेंगे? आप इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि दलित के लिए वो करना पड़ता है जो गुजरात में करके दिखाया गया है। ये महत्वपूर्ण है। गुजरात में दलितों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। नहीं, सुनिए अली अनवर साहब, पहली बात है आपको अगर इतनी गुरेज है कि नरेंद्र मोदी छींकते हैं तो मीडिया में न्यूज बनता है, तो आप भी वैसा ही काम करिए मोदी जी जैसा, तो भी आप मीडिया में कवर होंगे। आप डेवलपमेंट के काम करिए। और जहां तक एसआईटी का सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। जिससे भी सत्य सामने आता हो, जिससे दलितों को गठन होना चाहिए, जिससे भी सत्य सामने आता हो, जिससे दलितों को न्याय मिलता हो, कानून उसके साथ है, भारतीय जनता पार्टी एसआईटी के गठन में आपको कोई दिक्कत नहीं? देखिए मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं, कानून अपना पक्ष जरूर रखेगी और जिससे भी सत्य सामने आता हो भारतीय जनता पार्टी उसके साथ है। और जहां तक एसआईटी का ये बोध निकालूं कि आप तैयार हैं, ऐसा हो जाए तो दिक्कत नहीं बीजेपी को। देखिए पहली बात है, आपने गुजरात और दंगों का विषय कहा। पहले एक मिनट अली अनवर साहब सुनिए, मैं गुजरात के विषय ही बता रहा हूं। गुजरात वो पहला स्टेट है जहां दंगों के पश्चात एसआईटी के गठन के बाद वहां सिस्टमिक न्याय सबको मिला है। वहां सिस्टमिक रूप से एक एक व्यक्ति की आवाज को सुनी गई है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया है। मैं बता दूं क्लियर कट यहां पे। अली अनवर साहब फिर से आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूं, आखिरी बार, एसआईटी का गठन हो क्या? एसआईटी का गठन हो क्या? उस बात को छोड़ दीजिए, इंसाफ मिलने के लिए एसआईटी का गठन हो क्या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में? मैंने कहा ना कि कानूनी प्रक्रिया है। सरकार हम नहीं ना है कि सरकार के तरफ से आपको बोल दें। सरकार का हिस्सा है, सरकार हर बात को संज्ञान में लेते हैं, हर बात को संज्ञान में लिया जाता है। चलिए संज्ञान में आप ले रहे हैं। उर्मिलेश जी, कंक्लूडिंग कमेंट्स कुछ आपका? हाँ नहीं, सरकार का जो इकबाल है उस पर आपका भरोसा जमता है इन बातों के बाद? अली अनवर साहब और संबित महापात्रा, ये दोनों लोग इसमें अनावश्यक गुजरात का मामला ला रहे हैं। देखिए ये बिहार का मामला है और संबित हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो बिहार के बारे में नहीं जानते। बिहार में उनकी पार्टी के कई नेता ब्रह्मर्षि सेना और अरविंद सेना के बाकायदे उनके साथ खड़े रहे हैं, ये इनको नहीं मालूम। दूसरी बात यह है कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए नीतीश कुमार जी ने, बीजेपी जब उनके साथ थी, एक वहां पर कमेटी बनाई थी बंदोपाध्याय साहब के नेतृत्व में, जिन्होंने ऑपरेशन बरगा बंगाल में इंप्लीमेंट करवाया था जी। और वो कमेटी की रिपोर्ट पूरी की पूरी कोल्ड स्टोरेज में डाल दी गई। चलिए और भरोसा नहीं बन रहा है लेकिन दलितों का ये बोध, ये सार निकल कर आ रहा है इस चर्चा में। उर्मिलेश जी आपका, डॉक्टर संबित पात्रा आपका। आप सब लोग समझते हैं मेरी मजबूरी, वक्त की मजबूरी है, हमें कुछ कमर्शियल्स भी चलाने पड़ते हैं वरना हम पर पेड न्यूज के आरोप लगने लगते हैं। अली अनवर साहब और दीपांकर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और IBNखबर.com पर एजेंडा के दर्शकों से आपसे हमने सवाल पूछा था कि बिहार की राजनीति में हाशिए पर चले गए हैं क्या दलित, और इस सवाल के जवाब में क्या है आपकी राय, क्या है देश का मिजाज? ब्रेक के बाद